अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। यकीनी तौर पर आज की सबसे बड़ी खबर और पूरे मुल्क को जोड़ देने वाली खबर इस वक्त यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ज़बरदस्त मैच जारी है और ज़्यादा चेहरों पे खुशी इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि ये मैच वो जीत सकता है क्योंकि अब बहुत ही कम रन्स रह गए हैं माशाल्लाह से। सारी विकेटें भी पाकिस्तान के हाथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान को ये मैच जीतने में। जितनी भी तारीफ़ की जाए आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, इन बॉलिंग, इन फील्डिंग, इन बैटिंग, तो किसी तौर पे भी कहीं पे भी पाकिस्तान ने कमज़ोरी नहीं दिखाई है। ज़बरदस्त फील्डिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग हुई। शाहीन शाह आफरीदी ने तो ज़बरदस्त कमाल किया, जब आते साथ ही उन्होंने विकेट्स ली और इंडिया को अंडर प्रेशर कर दिया। और हमेशा सब यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में तो गेम ही सारी प्रेशर की होती है और वो प्रेशर जब पाकिस्तान पहले डालने में कामयाब हो गया तो उसका रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है। इंडिया को कम स्कोर पर महदूद किया और उसके बाद अब ज़बरदस्त बैटिंग जारी है हमारे शानदार कप्तान बाबर आजम की तरफ से। अभी तक नॉट आउट हैं, रिजवान उनका भरपूर साथ दे रहे हैं जिन्होंने आज ज़बरदस्त से कैचेस भी लिए हैं। तो सबसे पहले आज मेरा ख्याल है मेरा और कोई कुछ सुनना भी नहीं चाह रहा सिर्फ कि क्रिकेट की बात हो, तो इमरान साहब से मैं ज़रूर कमेंट लूँगी। हम सभी ज़ाहिर डाई हार्ड फ़ैन हैं क्रिकेट के और इमरान साहब भी बड़े शौक से मैच देखते हैं। इमरान साहब, आज तो मेरा ख्याल है तारीफ़ बनती है और खुल खुला के बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल तारीफ़ बनती है और खुल खुला के ही बनती है। और ख़ास तौर पे देखें इंडिया और पाकिस्तान के साथ जब आपस में मैच होता है ना, तो ये मैच नहीं होता, ये एक जंग होती है। और इसलिए लोग, सिर्फ हम ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, इंडियन भी बड़े जज्बाती होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जंग को लेके आज, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, तो उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी पाक फौज ने और एयरफोर्स ने उन्हें वहाँ पे जवाब दिया था। अच्छा। उसी तरह आज हमारी टीम ने उन्हें ग्राउंड में चारों हाथ चित कर दिया। और माशाल्लाह बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, लेकिन आपको पता है क्रिकेट बाई चांस और ख़ास तौर पे T20 क्रिकेट जो है, इसमें हर बॉल मैटर करता है। एक दो ओवरों में ही मैच का पासा पलट जाता है। अब जो क्रूशल, इस वक्त बड़ी क्रूशल स्टेज है, अल्लाह करे कि हमारे ये दोनों बैट्समैन जो हैं दोनों बैट कैरी करें और यही जीत के चले जाएं। लेकिन अब ये 2-3 ओवर जो हैं ये बड़े अहम है। 112 रन हो चुके हैं अभी तक की जो लेटेस्ट सिचुएशन है और जाहिर है कि अब बहुत कम रन्स बाकी हैं और उसमें मुझे लग यही रहा है कि इंशाल्लाह आपके जो मुंह की बात है वो अल्लाह करे कि पूरी हो जाए और हम 10 विकेटों से ही हराएं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हिलाली साहब का भी मैं इस पर कमेंट लेती हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे पता नहीं है पीटीआई की गवर्नमेंट में जब भी हम कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं पहली दफ़ा ये हो रहा है इस तरह। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रेशर तो यही बना होता है इमरान साहब के, वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नहीं हरा पाया। वैसे हम उन्हें काफ़ी दफ़ा हरा चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप मैचेस में पता नहीं हम प्रेशर में आ जाते हैं, बैड लक होती है, क्या सीन होता है, कभी भी नहीं हरा पाए। लेकिन आज लगता है कि ये रीत भी टूटने वाली है। आज इंशाल्लाह ये टूटेगी, ना सिर्फ टूटेगी बल्कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के घर से ये कि हम 1-1.5 ओवर पहले मैच जीत जाएं इंशाल्लाह ताला। और विकेट कीपर बैट्समैन जो रिजवान है उन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी यानी 50 बना ली है, तो वो भी इक्वली डिजर्व करते हैं बाबर आजम की तरह ये सारी प्रेज। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने साथ दिया है बाबर आजम का। हिलाली साहब, आज तो आई होप कि आप अगर नहीं भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते होंगे तो आज तो आप नहीं उठ पाए होंगे। आई होप कि बिल्कुल आप देख रहे होंगे जम के मैच। मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं क्रिकेट खुद खेला हूँ, मैं क्रिकेट लॉर्ड्स पे खेला हूँ, तो आप मत कहें कि मैं क्रिकेट ना देखता हूँ। मैं क्रिकेट जानता हूँ। हिलाली साहब, हमारी एंकर जो हैं वो आपको इजी लेती हैं, ये समीना आपको इजी लेती हैं। नहीं, एक दो दफा बात जब भी हुई ना तो हिलाली साहब ने उस पे हिलाली साहब खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, ये बॉक्सिंग भी करते रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। बॉक्सिंग तो वो अभी भी करते हैं। जी हिलाली साहब कंटिन्यू कीजिए, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान की? बस अब मैं ग्लव्स खरीद के इधर बैठूंगा। अच्छा, ताकि मुझे यकीन आ जाए। दो तीन चीजें बताऊं कि थोड़े से ये टेक्निकल है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह ये। मगर देखिए ये 2020 जो है ये बिल्कुल एक नया गेम है। ये एक वो नहीं है 5-day टेस्ट मैच, इसके टैक्टिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब मिसाल के तौर पे मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा जो मैं हैरान था। जो बाबर बेहतर हो सकता है, ही विल बी अ बेटर कैप्टन अगर वो सोचे। आप
2020 मैच खेल रहे हैं और आप डीप स्क्वायर लेग नहीं रख रहे हैं, आप 2020 खेल रहे हैं आप मिड विकेट नहीं रख रहे हैं, आप 2020 खेल रहे हैं और आप एक स्वीपर ऑफ साइड पे नहीं रख रहे हैं। देखिए बात असल ये है कि 2020 मतलब मारना गेंद को, स्लॉग करना। हाउ कैन यू प्ले विदाउट डीप स्क्वायर लेग? मैं आपको बताता हूं, तीसरा और चौथे ओवर में इनके 15 रन हमने खामा खा दिए हैं। 2 दफे 2 चौके हुए हैं, डीप स्क्वायर लेग था ही नहीं, एक में मिड विकेट नहीं था। पर देखिए ये नहीं होना चाहिए। तो आप उनके अपने कोचेस हैं, क्यों ऐसे रिस्क लेते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है। ये रिस्क नहीं लेता है जो कोहली है, ये वो, हाँ आप बेशक छक्का मारे वो लिफ्ट करके, या आप अच्छा रिस्क लेके आपने शॉट बना के, यस ओके, हाँ एग्जैक्टली, मगर अदरवाइज तो। और हसन अली साहब को देखें, हसन अली साहब ने कमाल किया, उन्होंने जाके अराउंड द विकेट शुरू कर दिया। अरे भाई तुम कैप्टन हो, तुम क्या वो राउंड द विकेट जा रहा है उससे पूछो, तुम ऑफ द विकेट ऑफ साइड से बॉल कर रहे हो, अब अराउंड द विकेट जा रहे हो, उनके मशवरे से ही गए हो ना, स्टंप के बाहर बॉल कर रहे हो, लेग स्टंप के बाहर बॉल कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो यार? हाँ अजय लाली साहब, आपको खुद भी अंदाजा होगा, असल में ये होता है कि जब कप्तान फील्ड सेट करता है तो अक्सर ये होता है कि बॉलर की मर्जी से फील्ड सेट की जाती है। बॉलर कप्तान से ये कहता है कि मैं इस साइड पे बॉल कराऊंगा, इसलिए आप फील्डिंग इस तरह से करें, तो ये भी होता है। लेकिन कप्तान को ये जरूर चाहिए, नहीं वो तो बॉलर, कप्तान को ये जरूर चाहिए कि उसको गाइड करे कि नहीं यहाँ तुम जरूर ले रहे हो। हाँ जी, यस, कप्तान को अच्छा, कहना ये चाहिए, एक हाँ चीज तुम ये चाहते हो। एग्जैक्टली समझ आपका पॉइंट तो बड़ा वैलिड है और वो आ भी गया, लेकिन एग्जैक्टली समटाइम्स ऐसे भी होता है लाली साहब कि आप फील्ड प्लेसिंग और वो सब चीज़ें करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गेंद वहाँ पे नहीं हो पाती जहाँ पे एग्जैक्टली आप का टारगेट होता है, तो एट टाइम्स ऐसी चूक भी हो जाती है। लेकिन हसन अली को जो 3rd ओवर जब दिया गया, 4th ओवर जो दिया गया, उसमें थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि उनकी उससे पहले 2 ओवर्स में पिटाई हो चुकी थी। अगरचे उस ओवर में फिर उन्होंने विकेट भी ले ली, लेकिन उसके पिटाई हो रही थी, बॉलर की ऑप्शन मौजूद थे, तो किसी और को दिया जा सकता था ओवर, ताकि मजीद हम 10 रन कंटेन शायद और कम कर लेते उनके उसमें। वैसे तो आप ये देखें कि एक तो ये आप बाद में कह सकते हैं कि एक आदमी जो इतने रन दे गया उसको नहीं लगाना था, किसी और को लगाते, मगर मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। एक बॉलर जो है, अगर वो राउंड द विकेट जाने का उसका मतलब क्या है? अगर आप राउंड द विकेट जाएं तो आप फील्ड प्लेस करें राउंड द विकेट को, उसके माने आप लेग स्टंप को अटैक कर रहे हैं। आप स्क्वायर लेग रखें, शॉर्ट रखें, फॉरवर्ड स्क्वायर शॉर्ट लेग रखें, जो भी आपका टैक्टिक है, यू कांट गो राउंड द विकेट और ऑफ साइड फील्ड आप प्लेस कर रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, लेकिन ओवरऑल चूंकि अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ऐसी चीजें आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की हैं कि जिनको हमें नहीं ओवरकम करना है। लेकिन सुमीना, एक चीज जो है शहनशाह अफरीदी की अगर बात करें, उन्होंने देखें कि 3 जो सबसे क्रूशल विकेट्स थे, मैच बनाया ही उन्होंने, स्टार्ट उन्होंने लिए, लेकिन 1 ओवर में उनकी भी पिटाई हुई है, उनको भी तकरीबन 13 रन जो हैं वो 1 ओवर में हुए हैं। तो असल T20 में तो फिर मैं यही आपकी उस बात में कर रहा था कि ये कुछ पता नहीं लगता T20 में कि किस वक्त क्या हो जाए। अगर किसी का बल्ला चल जाए तो बॉलर की खैर नहीं, और बॉलर जो है वो अगर सीधे कर जाए तो वो बैट्समैन की खैर नहीं। लेकिन ओवरऑल अब ये आज हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है बड़ी अच्छी है। हसन रऊफ जी, हारिस रऊफ, यस, ये रऊफ साहब, ये जो नए बॉलर हैं, मैंने इनको पहले नहीं देखा है। ये रऊफ साहब हमें आने के पहले कमेंटेटर्स बता रहे थे कि ये स्लोअर, ये फास्ट बॉलर हैं, वेरी फास्ट, 140 150 तक करते हैं, मगर ये स्लोअर बॉल नहीं बॉल करते। तो इस दफे उन्होंने कमाल किया, उन्होंने 3-4 स्लो बॉल्स पर ओवर किया, और जब किया उसका नतीजा उनको अच्छा मिला। अच्छा, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी हैं और जबरदस्त बैट्समैन भी हैं, उनसे जरा हम राय लेते हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हम तो बहुत खुश हैं भाई, आज ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, लेकिन द बेस्ट थिंग आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस में? बिल्कुल हम जीत के करीब हैं इंशाल्लाह, लेकिन आपको क्या लग रहा है बेस्ट चीज़ पाकिस्तान की आज की जीत की क्या वजह आपको नजर आ रही है इंशाल्लाह? देखिए, बहुत अच्छी और बहुत अरसे बाद जो एक यूनिक परफॉर्मेंस की वजह यह है कि पाकिस्तान ने वो ब्लेंड ऑफ क्रिकेट खेला है जिसमें जोश और जज्बे से हट के बहुत ज्यादा मेथड इन्वॉल्व है।
बहुत ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक सेंस इवॉल्व कर रही है। अगर आप बैटिंग देखें, गैर जरूरी शॉट नहीं मिलेंगे आपको, सिंगल्स मिल रहे हैं, बाउंड्रीज के साथ मिक्सचर है, कहीं रिस्क लेते हुए नजर नहीं आए दोनों बैटर्स। और इसी तरह नए बॉल पे स्पेशली जो आपका अटैक था विद इन द स्टंप्स, फुल बॉलिंग, वही चांस था। उसी तरह आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया था इन स्विंग पे, फुल बॉल पे, और वही शाहीन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होती गई। आज देखें, आज कैचिंग भी बड़ी अच्छी रही, पाकिस्तान ने कैचेस बड़े अच्छे किए, नो बॉल्स वाइड बॉल्स नहीं थी उस तरह से। और आते साथ ही इंडिया के जो टॉप 3 है ना, यही इनके मेन प्लेयर्स है। अगर आप इनको जल्दी पकड़ लेते हैं तो इंडिया काफी मैचेस में स्ट्रगल करेगा। और हुआ आज भी यही है कि 2 उसमें से ले गए, एक बचा, वो अकेला 150 तक ले गए इंडिया के रन। तो आई थिंक पाकिस्तान वर स्पॉट ऑन विद दिस स्ट्रेटेजी, और बैटिंग तो सिंपली आउट। अच्छा सलमान, एक चीज हम लोग हमेशा बड़ा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जीत उसकी होती है जो प्रेशर नहीं लेता, और ये प्रेशर मैच होता है बेसिकली। आज मैंने जो पाकिस्तान में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की वो ये थी कि पाकिस्तान आज जब आए ही हैं प्लेयर्स हमारे ग्राउंड में, तो वो मुझे बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं लगे, कॉन्फिडेंट लग रहे थे, जोश जज्बे में भी थे लेकिन कॉन्फिडेंट थे। कोई उन पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो प्रेशर में है। उनका फेस एक्सप्रेशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, अच्छा एटीट्यूड था। डू यू थिंक कि ये एक बड़ा की फैक्टर है प्रेशर का? मोस्ट डेफिनेटली जी। देखिए, जब आप प्रेशर में नहीं होते, आप टेंस नहीं होते, तो यू रिएक्ट बेटर टू अ सिचुएशन, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। तो आज डिसीजन मेकिंग में बड़ा फर्क नजर आया। आज बाबर के चेंजेस बड़े अच्छे थे, बॉलिंग चेंजेस बड़े स्पॉट ऑन थे, शाहीन को उन्होंने पावर प्ले में 3rd ओवर भी कराया। इसका मकसद ये है कि ही वाज लुकिंग के और विकेट मिले, और यही तरीका था इंडिया को अंडर प्रेशर रखने का कि आप लगातार विकेट्स लेते रहे। तो द अप्रोच वाज राइट, द एग्जीक्यूशन हैज बीन ग्रेट। अच्छा भट्ट साहब, आप ये नहीं समझते कि आज आपकी अटैकिंग थी अप्रोच, इसीलिए जब टॉस जीता तो सबसे पहला यही फैसला अच्छा फैसला था कि आपने टॉस जीत के फील्डिंग के लिए गए और इंडिया को बैटिंग की दावत दी, क्योंकि ड्यू फैक्टर आपके पहले से ये था जहन में कि हमको इससे फायदा होगा। जी इमरान भाई, ये जो आपने फैसले की बात की, डेफिनेटली ये ड्यू ने डिटरमिन करना था फैसला, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर है। आपने देखा इंडिया के बॉलर्स को ना स्पिन मिल रहा है, ना स्विंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ड्यू ने बहुत इफेक्ट किया, और आई थिंक पाकिस्तान वाज लकी कि टॉस जीते, लेकिन फैसला बिल्कुल स्पॉट ऑन था, बिल्कुल सही फैसला। अच्छा, ये भी कहिएगा, अब क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें 10 विकेट से इंडिया को मारना चाहिए इस मैच में, क्योंकि एक हम लंबे प्यासे तरसे हुए लोग हैं कि कभी हमने वर्ल्ड कप मैचेस में इंडिया को नहीं हराया। तो आज ये बड़ा हम लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़बरदस्त दिन होने जा रहा है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री जो है ये यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है। आप होना चाहिए ऐसे कि पाकिस्तान कंफर्टेबली 10 विकेट से जीत जाए। बिल्कुल, बल्कि ये जब से 90s में एंटर हुए हैं, मैं तब से जितने लोग बैठे हैं, बिकॉज हम लोग जीएनएन की ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं यहाँ से, तो हम यही बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने इंशाल्लाह 10 विकेट से जीतना है, और ये हो जाएगा। वी आर वेरी क्लोज टू इट। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये जो, क्योंकि आप तो खुद कप्तान रहे हैं, ड्रेसिंग रूम के पूरे माहौल को समझते हैं, तो आप भी ये समझते हैं कि आज की जो ये कंफर्टेबल जीत है, इसका असर पूरे वर्ल्ड कप की तमाम गेम्स में पड़ेगा और पाकिस्तान को इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज देखिए ये तकरीबन 3 डेकेड हो गए, 29 साल के करीब हो गए हैं कि पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीता, और उससे पहले तो पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप में आमने सामने ही नहीं आए। तो ये बहुत जरूरी था कि ये मेंटल बैरियर जाए। अब जो कॉन्फिडेंस इसके बाद टीम में आना चाहिए, शायद कोई और विक्ट्री आपको ना दे सकती। और ये भी अच्छा है कि ये वर्ल्ड कप का पहला मैच है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द मैचेस विल फॉलो, और ये जो ट्रेंड है कॉन्फिडेंस का, एग्जीक्यूशन का, एक फील गुड फैक्टर जो इससे डेवलप होगा, शायद किसी और मैच से ना हो सकता है। सही। और टीम कॉम्बिनेशन पे कोई कमेंट करेंगे? सही टीम सिलेक्शन रही आपके ख्याल से? देखिए, ये मैच तो जीत जाए तो सब कब्जा कर लिया है। इस मैच पे तो वही चारों ने कब्जा कर लिया है, जो 4 पक्के हैं इस टीम में, रिजवान, बाबर, शाहीन और जो दूसरा हमारा जो वाइस कैप्टन है। सो अभी टीम का जो कॉन्फिडेंस, बॉलिंग की अगर देखें तो बड़ा जबरदस्त रहा है। बैटिंग तो हमारी कोई टेस्ट नहीं हुई, बैटिंग हमारे 2 ओपनर ही रन कर गए हैं, तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द रेस्ट क्या करते, लेकिन अच्छी फॉर्म में है। शोएब मलिक भी रन करके आए हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस पे टीम में आए हैं, इसी तरह हैदर अली भी इसी तरह टीम में आए हैं। सो काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे सबको। ठीक है, बहुत थैंक यू आपका सलमान। और अभी जाहिर है कंटिन्यू रहेंगी आने वाले वक्त में भी जो हमारी ट्रांसमिशंस हम देखते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। इमरान साहब, मजीद कुछ कहना है या थोड़ा सा एक और जो थोड़ा सा झटका गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिकल उस पे हुआ है उस पर भी टच करें जाके? देखिए, बात ये, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितने मर्जी झटकों की बात करें, आज आवाम को सिर्फ क्रिकेट का झटका
जो पाकिस्तान से माशाल्लाह इंडिया को बड़ा झटका लगने वाला है ना, सब नजरें उसी की तरफ है। तो आप अगर समझती हैं कि दूसरे झटके भी देने हैं तो दे लें, लेकिन मैं तो समझता हूँ क्रिकेट जो है ना, 16 ओवर्स में 130 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं, तो अब बहुत ही कम टारगेट जो है वो पाकिस्तान का रह गया है। चंद रन की बात है और इंशाल्लाह अब जल्द ही हम सुन लेंगे ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ भी। लेकिन इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब दे दिया है जाम कमाल साहब ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान, और उन्होंने अपना फाइनली रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है। खबर यही सरकारी टीवी से आ रही है कि जी वो रेजिग्नेशन उनका कबूल भी कर लिया गवर्नर ने। काफ़ी दिनों से ये मामला सारा उलझा हुआ चल रहा था कि बलूचिस्तान हुकूमत में क्या होगा। तहरीक अदम एतमाद उनकी जमा कराई जा चुकी थी उनके अगेंस्ट, और वो कोशिश काफ़ी कर रहे थे कि सर्वाइव कर लें, लेकिन ऐसी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आई और फाइनली आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। हिलाली साहब, आपका पहले कमेंट लूँगी। हिलाल साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या वो नहीं अपने आप को सारे साथियों को यूनाइट कर पाए इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, या फिर गुडविल में उन्होंने रिजाइन कर दिया? देखिए, ये बड़ा अजीब सा आदमी है। इन्होंने पता नहीं क्या क्या हरकतें की हैं इस कुर्सी को, अपनी कुर्सी पे रहने के लिए। पहले तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी थ्रेटन किया, प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने मैसेजेस भिजवाए कि तुम्हारे जो लोग हैं आके खामखा दखल दे रहे हैं प्रोविंशियल अफेयर्स में, आपके फेडरल लोग जो हैं आ रहे हैं दखल रहे हैं। फिर उन्होंने जिन लोग प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था, खटक को और शायद संजरानी को, सुना है कि उनको कहा कि बाज आ जाओ, नहीं तो मैं अपोजिशन के अंदर चले जाऊंगा और तुम्हारी हुकूमत ही गिर जाएगी। और पता नहीं कि, और उनके अब तुम्हारे लोगों को कहो कि बिल्कुल मेरे ये जो बलूचिस्तान अफेयर्स में पीटीआई के जो फेडरल लोग हैं ना इंटरफियर करें। सो आई मीन इन्होंने कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं है। और आखिर में आके वही हुआ जो सबको पता था होना था। वो इसलिए कि इनका जो रवैयात था लोगों के साथ, ही इज़ नॉट पॉपुलर, लोगों को मिलते नहीं थे, वो एरोगेंट थे। और साथ साथ इस किस्म का क्रूड चीज करना कि जाके आप अपने लोगों को बकौल वो खेतरान साहब पार्लियामेंट में खड़ के कहें कि मैं कसम खा सकता हूं कि मुझे वो इतने पैसे ऑफर किए। भाई व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी, ये तो डेमोक्रेसी गेट्स अ बैड नेम। जमहूरियत इस किस्म की ये जमहूरियत है? ये मैं कहता रहता हूं ये क्लेप्टोक्रेसी है, लूटोक्रेसी है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये चले गए हैं। इंशाअल्लाह कोई आदमी आएगा जो डिसेंट, हाफ डिसेंट हो। यार खुदा के लिए जमहूरियत को इतना बदनाम तो मत करो। ठीक है, इमरान साहब आपका क्या कमेंट है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि वफाक उनके साथ है, इत्तेहादी जमातें भी कोई उनके अगेंस्ट नहीं हैं, तो फिर ये क्या हुआ कि उनकी बात बन नहीं पाई? सुमीना, आपको याद है मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि वफाकी हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाके उनकी हमायत करने से इनकार कर दिया। और आप ये देखिए कि उनकी हालत ये है कि पीटीवी, सरकारी जो टीवी है, वो कह रहा है कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनका इस्तीफ़ा कबूल भी हो गया। और लियाकत शाहवानी साहब अभी भी फरमा रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं। ये देखिए इस तरह की बातें होती हैं। असल बात ये है कि वफाकी वज़रा जो वहाँ गए हैं उस पर भी आपने देखा वज़ीर आला ने, जो ये साबिक वज़ीर आला ने जाम कमाल साहब ने जो ट्वीट किया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि जी ये मुदाखलत बंद करें। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें ये कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। बलूचिस्तान में जो हिलाली साहब हमेशा कहते हैं लूटोक्रेसी, मैं कहता हूँ जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे फरमाते हैं ना बदमाशिया, तो अगर आपने उसकी बेहतरीन मिसाल देखनी है तो वो बलूचिस्तान की असम्बली है। उसमें आप ये देखें कि जिस तरह से तमाम असूलों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तमाम आप देख रहे हैं जिसके साथ जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। और जिस तरह से कुरान पाक पे हलफ दे के खेतरान साहब कह रहे थे कि मुझे 20 करोड़ रुपए और साथ ये ऑफर्स की गई हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि उसके बाद कोई बाकी बात रह जाती है? बाकी बात है या नहीं, ये पूछ लेते हैं। लाके शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के तर्जुमान भी हैं, तो उनसे जान लेते हैं इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। लाके शाहवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
जी, लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि मैं साबिक तर्जुमान हो गया हूँ। अच्छा, साबिक हो गए फाइनली, आपने मान लिया फाइनली। लेकिन शबानी साहब, आपसे राय जानने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जितना अरसा भी तर्जुमानी की है, बहुत अच्छी तर्जुमानी की है और आप अवेलेबल भी रहे हैं मीडिया को भी, और आपने अपने फ़राइज़ बड़े आसान तरीके से अंजाम दिए। बड़ी नवाजिश में। लेकिन शाबानी साहब हमने सही, लेकिन शाबानी साहब जब भी हमने आपको लिया, आप तो हमेशा ये डिनाई करते रहे कि कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई क्राइसिस ही नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हो जाएगा मामलात हैंडल। तो ये अंडर द कारपेट, इसका मतलब है कि चीज़ें ख़राब ही थी और आपको इस चीज़ का आइडिया था, नहीं बात बन रही? नहीं, चीजें ठीक थी, लेकिन सियासत में नार आखिर होता है और सियासत में तो डे टू डे बिजनेस होती है। तो ये पहला वाकया नहीं है। दुनिया के 2500-3000 साल पार्लिमानी तारीख में ऐसे हजारों वाकयात हुए हैं। और आईन पाकिस्तान में जहां सीएम का जो है अल्फनामा उस मनसब को संभालने के लिए मौजूद है, तो उसी आईन में रेजिग्नेशन का भी ऑप्शन मौजूद है। तो दोनों सूरतों में ये एक आईनी अमल है, जमहूरी अमल है। शाबानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, फिर हम आपसे आके पूछें कि क्या वजह बनी और क्यों फिर फाइनली रिजाइन करने का ही सोचा सीएम साहब ने। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि सीएम बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और फाइनली अब जाहिर है कि वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो अब आगे क्या होगा, कैसे होंगे मामलात, इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात कंटिन्यू रखते हैं। शाहवानी साहब, जिससे ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि जाहिर है कोशिश की जा रही थी कि मामलात मैनेज हो जाएँ, लेकिन नहीं हो पाए। तो फाइनली ये फिर तय किया गया कि चूँकि स्ट्रेंथ नहीं रही इसलिए, या फिर खुद जानबूझकर ताकि ये सारा जो तनाज़ा है वो मज़ीद क्राइसिस ना बढ़े, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया है? क्या रीज़न क्या फिर लिखी है उसमें? देखिए, मेन रीज़न तो ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है। बलूचिस्तान में 3 साल एक अच्छी कारकर्दगी रही है। गुज़िश्ता 1.5 माह की इस रिफ्ट से पार्टी को जो है नुकसान हो रहा था। तो बेसिकली वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने ये फैसला किया कि दोस्तों को मनाने की हर सतह पे कोशिश किए जाने के बावजूद अगर दोस्त नहीं मान रहे तो फिर पार्टी के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। और पार्टी के वसीतर मुफाद में जाम कमाल साहब ने ये फैसला किया। और दूसरी बात ये, चूंकि पीडीएम की ये मूव थी, उनकी कॉन्स्पिरेसी थी, और कल जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर जाम कमाल साहब को शिकस्त होता तब भी बाप पार्टी को नुकसान, और चूंकि मूव जो है नो कॉन्फिडेंस वो भी बाप पार्टी की थी, वो अगर उनको शिकस्त होता तब भी नुकसान, और दोनों सूरतों में पीडीएम जो है ना वो बंगड़े डालती। तो इस सूरत को बांधते हुए वज़ीर आला साहब ने कोलिशन पार्टनर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उनको तमाम इख्तियार दे दिए कि जो आप फैसला करें मुझे मंजूर है। और कलेक्टिव ये फैसला हुआ और जाम साहब ने उसको मंजूर किया और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन साहब, आप नहीं समझते अगर ये कोशिश पहले ही, अगर वो पहले ही रिजाइन कर देते तो बात इतनी बढ़ती भी नहीं। और अब चूंकि जाहिर है सीएम के इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट भी तहलील हो जाती है, जो प्रोविंशियल कैबिनेट है, तो अब आगे अब क्या करने जा रहे हैं दोबारा? क्या आप लोग ही कोई अपना और सीएम इलेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे? कोई उस पर कंसेंसस है या फिर किस तरीके से अब आगे चलेंगे? देखिए, कंसेंसस तो बिल्कुल क्लियर है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ही सीएम आएगा और जो मौजूदा कोलिशन पार्टनर्स हमारे साथ थे इन्हीं पे मुश्तमिल कैबिनेट तश्कील दी जाएगी। अच्छा, और कोई कैंडिडेट है कि कौन सामने आएगा अब उनकी जगह? अब जाहिर है कि ख्वाहिशमंद तो काफी दोस्त हैं, लेकिन कंसेंसस के साथ बड़े अच्छे डेमोक्रेटिक तरीके से कैंडिडेट पे इंशाल्लाह एग्रीमेंट हो जाएगी और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा कैंडिडेट जो जाम कमाल साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो विजन है उसको साथ लेकर चले और बलूचिस्तान के वसीतर मुफाद, बलूचिस्तान के अवाम के मुफाद, डेवलपमेंट का जो एक मोमेंटम जाम कमाल साहब और उसकी कैबिनेट में प्लस जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं वो लेकर चले थे। बलूचिस्तान को तरक्की की जिस शारा पे गामजन किया गया था, ये सफर यहीं से जारी व सारी रहे। अगर इतनी तरक्की कर रहे थे तो फिर ये नौबत ही ना आती। लियाकत साहब, प्रॉब्लम यही है कि अगर दोबारा आप लोग अपनी पार्टी में से कोई लेके आते हैं सीएम, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि भाई बाकी जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट ना करे। जाहिर है कहीं ना कहीं
जो जाम साहब हैं उनके भी तो हिमायती होंगे पार्टी में, तो फिर ये तो चीज़ आप लोगों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो फिर ये दोबारा भी हो सकता है। नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जाम कमाल साहब के जो इत्यादी हैं या उनके सपोर्टर हैं या उनके जो दोस्त कह लें या उनका ग्रुप कह लें, उनका ग्रुप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24 अरकान पे मुश्तमिल है। हम तमाम दोस्त हैं, एक हैं, आपस में बहन भाई हैं और एक ही पार्टी है। जाम कमाल साहब इस पार्टी के सरबराह हैं और कोई रिफ्ट नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब एक पेज पे हैं और कंसेंसस के साथ अपने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी लाएंगे जाम कमाल साहब और उस सीएम को सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा शहवानी साहब, ये बताइए कि जो जाम कमाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि पीटीआई जो है बलूचिस्तान उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इस हवाले से भी आप कोई अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं? देखिए, जाम कमाल साहब का मतबा नज़र ये था, चूंकि पीटीआई बलूचिस्तान चैप्टर यहाँ के जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं उनको बेहतर समझती है और एज अ कोलिशन पार्टनर वो जो है 3 साल यहाँ पर कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो जाम साहब ये कहना चाह रहे थे कि प्रोविंशियल जो मामलात हैं, वो जो प्रोविंशियल चैप्टर है पीटीआई का, उन्हीं पे छोड़ दें, आपस में हम बैठकर बेहतर फैसला करेंगे। और इसमें उन्होंने यही कहा था कि चूंकि जो इस्लामाबाद से दोस्त तशरीफ लाए हैं तो सब काबिल एहतराम हमारे लिए, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज को 1-2 दिन यहाँ पर बैठ के बेहतर नहीं समझ सकते। सूबाई जो क़यादत है वो समझती है, लिहाजा हम अपने तौर पे बेहतर फैसला करेंगे। ठीक है लियाकत साहब, आप क्या समझते हैं, अब्दुल कुद्दूस साहब जो हैं वो नए वजीर आला बलूचिस्तान हो सकते हैं क्या? देखिए, एज अ बाप पार्टी के एमपीए की हैसियत से ये राइट उनका भी है, दीगर जो 23 अरकान हैं इन सब का राइट बनता है और अब फैसला जो है वो पार्टी ने इज्तिमाई तौर पे करना है। कुद्दूस बिजिंजो साहब हैं या कोई और ख्वाहिशमंद है, जो भी हैं, इन सब का डेमोक्रेटिक राइट है, वो अपना ख्वाहिश का इजहार करेंगे और कंसेंसस के साथ हम कैंडिडेट फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि मामला अब यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि अभी ये बात मजीद क्राइसिस जो है वो बढ़ेगा? हो सकता है कि पीडीएम जो है वो कोशिश करे कि बाप पार्टी के हाथ से ले ली जाए और वो अपना कैंडिडेट कोई जितवा लें, तो कोई आपको लग रहा है कि मामला मजीद अभी बिगड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये किस किस्म के कैंडिडेट को इन्होंने नॉमिनेट किया। जो जाम कमाल साहब हैं, हर इदारा और सेंट्रल गवर्नमेंट और एलाइड पार्टीज सब इनके साथ थे, सब चाहते थे कि ये कामयाब हो। मगर देखिए हुआ क्या, पहले देखें किस किस्म के कैंडिडेट्स आप सिलेक्ट करते हैं। अब जमाली साहब के जो लड़के हैं जफरुल्लाह जमाली के, सुना है वो एक कैंडिडेट हैं, आई होप सो, अगर हैं तो वो दुआ करें कि अच्छा कैंडिडेट निकल जाता है। मगर इनके खिलाफ मुझे पता है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स थे जाम साहब के खिलाफ। जाम साहब लोगों को मिलते नहीं थे, जाम साहब उनको कोई लिफ्ट नहीं देते थे। हाँ, और जब उनको बुरा लगा और जब वो कहने लगे कि भाई ऐसे आदमी के साथ हम कैसे जा सकते हैं, हमें तो उनको कोई तवज्जो ही नहीं देता है, तो व्हाई डू यू गेट इनटू द पोजीशन, माने हम क्यों ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो चला नहीं सकते हैं। ठीक, तो अब अगला कैंडिडेट सोच समझ के करना चाहिए। सही है, ठीक है। इमरान साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे रुकेगा नहीं, बल्कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब का भी राह तक रही है और उसके लिए भी कुछ बातचीत शुरू हो गई है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये मामला चल निकला है तो अब बात ज़रा दूर तक जाएगी? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता पंजाब से होके जाता है, उसी तरह इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ख़ात्मे का रास्ता बलूचिस्तान से कोयटा से होके जाता है। अब ये जो काम शुरू हुआ है तो देखिए ये रुकेगा नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब में बिल्कुल भी इस बात पे इंटरेस्ट ही शो नहीं किया जा रहा था। आपको याद होगा कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और नून लीग की नाराज़गी की एक बुनियादी वजह यह भी थी क्योंकि पीपल्स पार्टी कहते थे कि आप यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद लाएँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई इसमें अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया जाता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कुछ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून भी जो है
पंजाब में भी हुकूमत को झटका दे और अवाम में ये साबित करने की कोशिश करें कि देखें अब अवाम बिल्कुल भी उनको नहीं चाहते और ये सूरत। लेकिन ये तो इनका इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट था ना इमरान साहब। हाँ जी, यहाँ पे वो चीज़ आपको लग रही है पंजाब में कि कोई इतना इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का मुझे हो आप गया ये हो? बताएं, पार्टी कॉन्फ्लिक्ट अगर ये था, सिर्फ पार्टी कॉन्फ्लिक्ट था तो 39 लोग उनके साथ हो गए थे। पीडीएम तो ऑब्वियसली अपनी जगह इकट्ठे थे ही ना वो लोग तो। नहीं, मैं बलोचिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि आज उनकी तादाद, तहरीक अदम इत्तेमाद लाने वालों की तादाद 39 हो गई थी, जो मतलूबा तादाद से ज़्यादा है। मामला ये है कि जब हवाएं रुख बदलती हैं तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब तो इत्तेहादियों की तरफ से इवन, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी अर्दी इलेक्शन की बातें होने लग गई मैं हैं। उस पर तो अभी आगे चल के बात करती हूँ, लेकिन मैं इस पे ज़रा हिलाल साहब का भी कमेंट लूँ। हिलाल साहब, आपको लग रहा है ये जो नो कॉन्फिडेंस का है मामला सारा, ये फिर आगे पंजाब की तरफ भी आएगा ऑनवर्ड्स? एब्सोल्युटली। मैं तो कहता हूं कि आप देखेंगे वो जो मैंने बात करता था अनबन जो हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट की, वो अनबन ख़त्म तो नहीं हुई है। अच्छा, वो जो सब लोग कह रहे थे कि बुध में हो जाएगा अपॉइंटमेंट, जुमेरात जुम्मा, ये वो अभी तक हुआ नहीं है। और कहने की बात सिर्फ ये है कि ये अनबन जो है ये चल रहा है। और आप देखेंगे कि अब भाई वो सिद्दीकी साहब जो हैं हमारे, वो MQM, वो तो कहते हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए। वो तो आपने कहा इसके बारे में बात करेंगे बाद में शायद। ठीक है, तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ये है कि पंजाब में भी, हाँ पंजाब में भी इस वक्त, माय गॉड, वो तो कहने की बात है ना। तरीन आ रहा है 10 दिन में, वो कह रहा है मैं वापस आ रहा हूँ। परवेज इलाही साहब उधर बैठे हैं, वो नाखुश हैं। कौन से छुपा रहे हैं कि वो खुश हैं? हमें पता है वो नाखुश हैं। हिलाली साहब एक और चीज़ है, आप ये देखें, हिलाली साहब एक और चीज़ है, आप ये देखें कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है तहरीक अदम इत्तेमाद ले आती है और कामयाब भी हो जाते हैं, और वो अगर यहाँ पे हमजा शहबाज को CM बना लेते हैं और वो परफॉर्म भी कर जाएं, अगर, क्योंकि बुज़दार साहब के मुकाबले में तो जो भी आएगा शायद बेहतर ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर अपनी PTI की तरफ से भी क्यों आता तो वो बेहतर परफॉर्म करता। अब देखें, अगर नून लीग जिस तरह से माजी में उनकी परफॉर्मेंस रही है, अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आवाम तो ये कहेगी ना कि ये इनसे अच्छे हैं, तो उससे उनको अगले इलेक्शन में भी इसका फ़ायदा होगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं जो अब आप देखेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे अगर हैं वैसे इसमें, लेकिन देखते हैं जी आने वाले दिनों में ये अगर आहिस्ता आहिस्ता करके कैसे मगर में तब्दील हो जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि कहीं पे PTI की मुश्किलात रुकेंगी या फिर इससे आगे भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अब इत्तेहादी भी ये बात करने लगे हैं कि अगर ठीक है आवाम चाहते हैं, अगर सूरत हाल इस तरफ जा रही है तो अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि अभी इमरान साहब ने भी बात की, कुछ लोग अपने अंदर से भी PTI की ये बात कर रहे हैं, तो इसका कितना चांस है, क्या सूरत हाल बनने जा रही है आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। सूरत हाल ये है कि बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि जब PDM है उसका अब जो रुझान है वो इस हुकूमत को सिर्फ गंवाने तक नहीं बल्कि वो अर्ली इलेक्शन भी चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हों, शफाफ भी हों। इसका PDM के जलसों में भी इजहार हो रहा था, लेकिन अब इत्तेहादी भी जो हुकूमत के हैं वो भी शायद इस तरफ कुछ बात कर रहे हैं। और जी, तो जब इस किस्म की बातें इत्तेहादी शुरू कर दें तो फिर क्या कोई इशारे मिल के होते हैं जो ऐसी बातें शुरू होती हैं? ये तो इमरान साहब और हिलाली साहब से जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, ऐसे ये ऐसी बातें आमतौर पे तभी होती हैं जब कोई इशारे मिलते हैं तो? देखें, गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जो बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं ना, जिसका थोड़ा सा जिक्र अभी लाली साहब ने भी किया, तो उसके बाद ना ऐसे लग रहा है कि हुकूमत एक पेज से फिसल चुकी है। अब जब पेज एक नहीं रहा, एक पेज से फिसल चुकी है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो पहले सिर्फ इशारों के मुंतज़िर थे, अब वो खुल के बात करना शुरू हो गए। ना सिर्फ खुल के बात, बल्कि वो तो एक कदम आगे बढ़ के अब उस पर करेंगे। देखिए, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, MQM हो, मुस्लिम लीग काफ हो या GDA हो, ये सारे वो लोग हैं कि जो मजबूरी के लिए हुकूमत का हिस्सा रहने के लिए या किसी इशारे पे तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे। अब जब उन्हें ये नज़र आएगा कि उनके जुड़े रहना उनकी मजबूरी नहीं है या उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं है,
मज़ीद मिलेगा, तो वो क्यों जुड़े रहेंगे। लिहाजा हुकूमत को जब ऐसे में महंगाई की वजह से उसकी मकबूलियत में भी हुकूमत की काफ़ी कमी आ रही है, अपोजिशन का एहतजाज जो है वो भी मोमेंटम पकड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिसमें इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता नजर आता है। ठीक है, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर अपोजिशन उसका फायदा उठाएगी। और अपोजिशन तो फायदा उठाती है, लेकिन इमरान साहब ये क्या फेयर है एलाइज की तरफ से कि जब उन्होंने देखा कि एक मुश्किल डिसीजन करने की वजह से अनपॉपुलर हो रही है गवर्नमेंट और कुछ और भी मामलात अच्छे नहीं चल रहे गवर्नमेंट के, तो फ़ौरन वो भी अपने हाथ झाड़ के खड़े हो जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ना हो। समीना, ये अगर आप देखें ना तो आपका सवाल जो है ना जमहूरी मुआशरों में और महज़ब मुआशरों में तो बहुत अच्छा है, अच्छा, लेकिन यहाँ को ये क्यों असूलों की सियासत हो रही है? क्या ये इत्तेहादी असूलों की बुनियाद पर इमरान खान साहब के साथ गए थे, या इमरान खान साहब ने इन इत्तेहादियों को असूलों की बिना पे अपने साथ लिया था? वो तमाम लोग जिनको सारी उम्र इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बनाते रहे, उनको हुकूमत बनाने के लिए साथ बना लिया, और इसी तरह से वो लोग अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत के साथ चले गए। तो ये तो सारा था मफाद का सौदा। जब मफाद का सौदा होगा तो उसमें तो फिर ऐसी वहाँ ना कोई असूल होता है ना कोई ज़ाब्ता। बिल्कुल ठीक है। तो हिलाली साहब, फिर यही समझा जाए कि अब कोई भी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सब हाथ झाड़ के खड़े हो गए, मुश्किल वक्त पड़ा तो हुकूमत पे। देखिए, ये हुकूमत जो थी ये एक कोलिशन गवर्नमेंट था, और कोलिशन गवर्नमेंट्स जो होते हैं कमज़ोर होते हैं। दूसरी बात है, ये पहले दफ़े इन लोग हुकूमत करने आए थे, इनको इनएक्सपीरियंस लोग थे, और इनको सब लोगों ने इकट्ठे होकर मदद करने की कोशिश की। अब आपको सब लोग बैठे हुए मदद कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से, फिर मिसाल के तौर पे पंजाब के बारे में एक छोटी सी बात है, अब यार लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बुज़दार को निकालो, वो आदमी चला नहीं सकता है, नहीं कर रहा है, आप टंगे हुए कि नहीं जब तक मैं हूं बुज़दार रहेगा। क्यों? इफ ही इज नॉट गुड, आप उसको फिर भी रखेंगे इसलिए कि आप चाहते हैं। तो अवाम क्या क्या होता है, आपके पार्टी के वेलफेयर का क्या होता है, आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो जो कहते हैं वो सब जीरो हो गए। तो अच्छा चलो, अगर आप इतने चालाक हैं, होशियार हैं, और आप सबसे डील कर सकते हैं, और एक आदमी जो एब्सोल्युटली एडमिनिस्ट्रेटिवली यूजलेस है उसको फिर भी आप रखना चाहते हैं, तो ये टीएलपी को आप हैंडल करो। देखिए आपने ये क्या किया है टीएलपी के मार्च के साथ, आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये अगर इसको कंट्रोल करना था आपके पे, आपको कोई नहीं, आपको तो जानते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे उनकी लीडरशिप को आप जेल में डाल देते। सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप जो है टीएलपी का, अगर आप नहीं चाहते वो डेमोन्स्ट्रेशन हो या कमजोर हो या नाकाम हो, तो देयर आर वेज। ठीक है, मगर आपको कुछ पता भी नहीं है, फिर भी पंगा लेते रहते हैं आप साथ। अच्छा, तो आपको लगता है कि हुकूमत की गलतियां हैं, लेकिन इमरान साहब अब ऑपोजिशन के मुतालबे और फिर एलाइज की तरफ से इस किस्म के, आपको लगता है कि अब ये ग्राउंड बेसिकली बन रहा है अर्ली इलेक्शन के लिए? बिल्कुल ग्राउंड बन रहा है। और एक और चीज़ जो है जिसमें सबसे अहम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि देखें, जब इमरान खान साहब की कुछ हफ्ते पहले तक बहुत मजबूत पोजीशन थी, एलाइज भी पूरी तरह जुड़े हुए थे, एक पेज भी था, सब कुछ था, अपोजिशन उस वक्त उनकी बातें नहीं मान रही थी, ख़ास तौर पे इंतखाबी इस्लाहात पे, आपकी ओवरसीज वोटिंग पे, और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। अब मुझे आप ये बताएं कि जब हालात उस तरह से उनकी हुकूमत के लिए साजगार नहीं रहेंगे तो क्या अपोजिशन उनके ये मुतालबात मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। और अगर ये इलेक्शन उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे नहीं होते और ओवरसीज वोट का भी उन्हें नहीं मिलता, तो जो पीटीआई के लिए एक चार्म था कि शायद ओवरसीज पाकिस्तानी उनको ज़्यादा वोट देंगे तो वो उनके अगली टर्न्योर में भी हुकूमत बन सकेगी, तो ये ख्वाब भी उनका पूरा होने से पहले ही चिकनाचूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके मुताबिक रावी पीटीआई के लिए चीज़ें आसान नहीं लिख रहा, चैन नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये अब मुश्किलात बढ़ गई हैं। जी देखिए समीना, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आपने सुना शहबाज शरीफ ने क्या कहा? भाई शहबाज शरीफ अब इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि थिंग्स आर मूविंग इन हिज डायरेक्शन, कि उसका अभी फतह आने वाला है या हो जाएगा, तो वो उसने कह दिया सीधा
कहने लगा कि जो लोग फौज और उनके लीडरशिप के खिलाफ बोलते हैं वो गलत काम करते हैं, मैं उनसे डिसएसोसिएट करता हूं। ये भाई किसके बारे में वो कह रहा है? वो अपने भाई और उसकी बेटी के बारे में कह रहा है। माने कि वो भी अब इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि हालांकि इस पार्टी में स्प्लिट सबको पता था हो रहा है, हो गया है, अब वो परवाह नहीं है उसको। हाँ, वो परवाह नहीं है। वो कह रहा है, सीधा उठ के कह रहा है कि ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त, वो गलत काम कर रहे हैं। तो देखिए, ही इज अपीलिंग। और अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको बुरा भला कहने वाले लोगों को अवाम भी उस तरीके से गले नहीं लगाते हैं। ये चीज भी उन्हें और इसी वजह से शायद शहबाज शरीफ साहब भी अब उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। समीना, बात ये है कि मैं हमेशा यहाँ बैठ के यही बात करता था और आपसे कहता था कि ये सब कुछ तय है, आप बेफिक्र हो जाए। मुस्लिम लीग नून को अब शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज लेके चलेंगे और उनकी ही पॉलिसीज चलेंगी। आप कई दफ़ा इस पे मेरे साथ इख्तिलाफ भी करती थी, लेकिन मैं आपसे कहता था कि अल्टीमेटली ऐसा ही होगा। आज देख लें कि वही हो रहा है। अब यहाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो पॉलिसी थी वही मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं और उसमें उनका अपने जमात का भी फ़ायदा है, मुस्लिम लीग नून का, और उनकी फैमिली का भी फायदा है। मरियम खामोश हो जाएंगी, मरियम नवाज या अलग खड़ा बन जाएगी। ये तो पता नहीं था ना, मरियम नवाज जो है ना, मरियम नवाज भी इनकी पॉलिसी टो करेंगी। अच्छा, हाँ, आप देखेंगी। अभी लास्ट लाइन तक तो नहीं लग रहा, जो आखिरी, लेकिन हिलाल साहब अभी आखिरी दो जो उन्होंने प्रेस टॉक किए हैं वो तो बड़ी खतरनाक थी, उसमें तो कहीं पॉलिसी टो नहीं हो रही थी। वो बात सुने, अब अपनी मौजूदगी का एहसास ठीक है ना यार, वो बैड कॉप का रोल खेलती रहती हैं। वो बैड कॉप का रोल खेलती रहती हैं, और अगर वो बैड कॉप का रोल नहीं खेलती तो शहबाज शरीफ को इतना लिफ्ट नहीं मिलता। अब लोग कह रहे हैं ये अच्छा है वो बुरा है, उनका पर्पस सर्व हो रहा है, वो तो भूल जाएं। मगर मैं हैरान इस बात पे हूं कि सब चीज जो आपके साथ था एक बड़े मुश्किल वक्त में, कोविड था, ये चेन ब्रेक हो रहा है, इन्फ्लेशन, क्या क्या नहीं, लोग आपके साथ खड़े रहे, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ रहे, आपके पार्टनर्स आपके साथ रहे, और आप बस एक अपॉइंटमेंट पे और एक बंदे पे आप उड़े रहे खामखा। To what end? To what purpose? बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, एग्जैक्टली। और उनकी एक चेन जो है, चेन ऑफ कमांड जिस तरह से चलती है, वो तो पूरा तैयार होता है। गिलानी साहब, वैसे भी आप एक चीज को समझें कि हमारे यहाँ आज भी देखें, मैटर कौन करता है हुकूमतें बनाने में या मुंतखब करने में? जो आपकी मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा उसका किरदार होता है। और मिडिल क्लास में हर माँ का ख्वाब आज भी ये है कि वो अपने बच्चे को फौज में अफसर देखना चाहती है, फौज में भेजना चाहती है, हर पाकिस्तानी माँ। तो लोग फौज से उस तरह से प्यार करते हैं। लेकिन जो मामला आप देखें, मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज की जो बात है, मरियम नवाज की भी पॉलिसी आप देखें। अब अगर आपने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, उसमें भी वो बतौर इदारा फौज में बात नहीं कर रही, वो भी मुस्लिम लीग की ही पॉलिसी को लेकर चल रही हैं। लेकिन नहीं इमरान साहब, वो फौज वो उस चीज को नहीं मानते कि जी आप हमारे लीडरशिप को जो मर्जी कह रहे हैं, हम हमें नहीं कह रहे, ऐसा नहीं होगा। आप उसको मत डिफेंड करें, वो डिफेंड ही नहीं। हिलाली साहब, मुझे उनको डिफेंड उसने जो कहा है ये कानों से सुना है। हिलाली साहब, उसको डिफेंड करने की मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखें कि वो भी अपने चचा की पॉलिसी को लेके चलेंगी। मुस्लिम लीग नून ने जो पॉलिसी तय की है वो भी उसी वो तो उन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब भी जब इस चीज को वो करते हैं तो वो कभी भी ये तो किसी ने भी नहीं इनमें से कहा कि जी फौज ही बुरी है। बेसिकली तो वो शख्सियात को टारगेट करते हैं, लेकिन द थिंग इज कि फौज एक बहसियत इदारा जाहिर है, वो इस अपने जो सरबराह है उनको अपने से अलग नहीं समझते। लेकिन एनीवेज ये देखना है कि ये चीज़ें बड़ी केयरफुली हैंडल करने वाली हैं, सेंसिटिव मैटर्स हैं, और इनको लेकर के जो है वो कोई भी चीज़ें इस तरफ नहीं जानी चाहिए कि जो प्रॉब्लमेटिक बने मुल्क के लिए। बहरहाल जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।